मेरे प्यारे 11वीं क्लास के विद्यार्थियों, मैं केजे अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आप लोगों के सामने पुनः एक नई वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो सीबीएसई ने अभी तत्काल जो सूचना जारी की है उस सूचना से अवगत कराने जा रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या है यह मालूम होना पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना है, आपके सिलेबस को ध्यान में रखना है कि हमारा सिलेबस क्या है। आज जो ये सिलेबस है ये 2020-21 सत्र में फाइनल सिलेबस है, इसमें कोई संशोधन नहीं है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि इस पाठ्यक्रम को अपनी कॉपी में लिखे और इसको दिमाग में इस तरीके से सेट कर ले कि आप लोगों से कभी भी पाठ्यक्रम से संबंधित जो सवाल पूछा जाए तो आप सही विद्यार्थी हाथ खड़ा करके बोलो कि ये सिलेबस का सवाल तो सर हम पे भी आता है, हम पे भी आता है। सिलेबस अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। आइए सिलेबस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है सिलेबस से संबंधित मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ आंशिक संशोधन हुआ है। उस संशोधन को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह जो पाठ्यक्रम आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, यह पाठ्यक्रम आप लोगों के सिलेबस में बना रहेगा। देखिए, हम लोगों के एक पुस्तक रहेगी आरो। कौन सी पुस्तक रहेगी? आरो। यह आरो पुस्तक रहेगी 30 अंक की। कितने अंक की रहेगी? 30 अंक की। 30 अंक की हमारी आरो पुस्तक रहेगी, जिसमें आपके दो भाग मिलेंगे आपको, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। काव्य खंड में क्या आता है? वेरी गुड, कविताएं। क्या आता है? कविताएं। तो काव्य खंड के अंदर हम कविताओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें आपकी कितने अंक की कविताएं शामिल की है वह आपके है 15 अंक। अर्थात आपके आरो पुस्तिका में जो 30 अंक का पाठ्यक्रम है उसमें से काव्य खंड कितने अंक का बताओ? 15 अंक का। 15 अंक के काव्य खंड में सबसे पहला चैप्टर रहेगा आपका कबीरदास जी। कबीरदास जी जिन्हें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे काव्य खंड के अंदर। बात करता हूं मैं गद्य खंड की, काव्य खंड के नेक्स्ट चैप्टर की, तो वह रहेगा हमारा मीराबाई। मीराबाई आप सब इनसे परिचित हो। इसके बाद हमारा तीसरा अध्याय रहेगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने भी अपनी कविताएं हमारे इस पाठ्य पुस्तक में शामिल की है। नेक्स्ट रहेगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा त्रिलोचन। त्रिलोचन जी ये भी बहुत प्रतिष्ठित कवि है, इन्होंने भी साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर हम इनके अध्याय पढ़ेंगे। फिर दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार गजलों की दुनिया में एक महान कवि माने जाते हैं, तो दुष्यंत कुमार की कुछ गजल हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है, जिन्हें हम पढ़ेंगे। इसके बाद अक्क महादेवी। अक्क महादेवी अर्थात बहन महादेवी का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जो कि बहुत सुंदर कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आपका काव्य खंड का अंतिम चैप्टर रहेगा निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल की जो कविता है उसे हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। जबकि आपके चंपा काले अक्षर चिन्हती है, चंपा काले अक्षर चिन्हती है, वे आंखें, इस तरीके की कुछ कविताएं आपकी इस पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। आप लोगों को जो यहाँ पर मैंने ये लिखा है ये सिलेबस ही आपको याद में रखना है। अभी मैंने आपके सामने जो बोला है इसे ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। अब आइए गद्य खंड की बात करें, तो गद्य खंड में हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर रहेगा नमक का दरोगा। नमक का दरोगा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। आपको इस पाठ को पढ़ने में एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। जिस तरीके से आप लोगों ने कभी प्रेमचंद को पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, अर्थात कभी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो प्रेमचंद की जब पाठ को कोई पढ़ता है तो उसको अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तो वह आनंद की अनुभूति हम इस नमक का दरोगा पाठ को पढ़ते समय लेंगे। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पाठ है, जिसमें कि आप लोगों को एक अलग ही प्रकार से रोटियों के बारे में, अर्थात अलग अलग प्रकार की रोटियों के बारे में इस
पार्ट के अंदर पढ़ा जाएगा आप जो खाते हो रोटी, उस रोटी से अलग और कौन कौन सी रोटियां होती है जिनको देश में लोग खाते हैं। तो आप लोगों को उन स्वादिष्ट खाने का पता कैसे चलेगा, मियां नसरुद्दीन वाले पार्ट से। नेक्स्ट बात करूं मैं गलता लोहा। गलता लोहा भी बड़ा सुंदर पार्ट है। इसमें भी दो मित्रों के बीच में एक द्वंद्व आ जाता है, जाति भेद को बताया गया है, बहुत सुंदर तरीके से इसमें है। स्पीति में बारिश एक भौगोलिक अध्याय है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसमें भी आप लोगों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। इसके बाद अब बात करूं आपकी रजनी। रजनी पार्ट क्या है? रजनी पार्ट है आपके में कि जो एक क्या बोलते हैं ट्यूशन होता है, ट्यूशन, उन ट्यूशनों को लेकर के इस पाठ के ऊपर बहुत बड़ा विवाद रखा गया है। इस ट्यूशन को लेकर जो स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ा करके जो टीचर ट्यूशनों के माध्यम से अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं और अपना खुद का पैसा कमाते हैं पर्सनल, उस तरीके से उन टीचरों के ऊपर यहाँ पर व्यंग किया गया है। लेकिन किसी कमजोर विद्यार्थी को विद्यालय के समय में जब पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती, उन विद्यार्थियों को एक अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अलग से क्लास ली जाती है, यहाँ पर उसका पक्ष भी रखा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर रजनी, जो कि एक बहुत ही सुंदर तरीके का पाठ है। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ भी हमारे सिलेबस में बहुत ही सुंदर पाठ है, जिसके अंतर्गत क्या रखा गया है कि एक विभाग जो कि जामुन का पेड़ एक व्यक्ति के ऊपर गिर जाने पर किस तरीके से अपने कार्यों की, अर्थात अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार अपने कार्यों की पूर्ति करने की बात कहते हैं। अर्थात ये भी बहुत सुंदर पार्ट है। इसके अंदर सरकारी विभाग के ऊपर व्यंग किया गया है, अर्थात जो वो कार्य करने में देरी करते हैं। भारत माता, भारत माता भी बहुत सुंदर पार्ट है। इसके अंदर भी आपको हमारे देश की, अर्थात हमारे भारत माता के बारे में बड़े सुंदर तरीके से बताया जाएगा। तो मैंने आपके सामने जो पाठ्यक्रम रखा है, इस पाठ्यक्रम में रजनी पाठ, रजनी पाठ आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिया है, आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिया है, जो पिछले 11th क्लास में शामिल था। रजनी पाठ को आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिया है। इसलिए आपको नमक का दरोगा, मियां नसरुद्दीन, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़, भारत माता, ये सभी अध्याय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये विशेष ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं आप लोगों से इसके अंकों की, तो आपका गद्य खंड भी 15 अंक का रहेगा। जिस तरीके से आपका 15 अंक का गद्य खंड और 15 अंक का काव्य खंड आपकी आरोप पुस्तक 30 अंक की रहेगी। आप जब इसको कंप्लीटली पढ़ लोगे तो आप लोगों के सामने 30 अंक के प्रश्न उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। बात करूं मैं पुस्तक संख्या 2, तो आपकी पुस्तक 2 है वितान। इस वितान पुस्तक के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी जो कि एक बहुत ही सुंदर आवाज में हम लोगों को मोहित करती आई है, अर्थात उनकी गायकी से पूरा देश एक तरीके से प्रसन्न रहता था। तो आज हम कह सकते हैं कि लता मंगेशकर जी के पाठ को पढ़ने का सौभाग्य हमें हमारे इस हिंदी के पाठ्यक्रम में मिलेगा। इसके बाद राजस्थान की रजत बूंदे, राजस्थान की रजत बूंदे, रजत का मतलब क्या होता है? चांदी। तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जहां बारिश नहीं होती है, वहां पर जब बारिश की बूंदे गिरती है तो वो बूंदे किसका काम करती है? सोने का काम करती है, चांदी का काम करती है। अर्थात ऐसे ही कुछ राजस्थान की भूमि पर हम बारिश की बूंदों को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग प्रकार के कुओं और कुइयों के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही सुंदर पाठ है ये, इसमें भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपकी विधान पुस्तिका का अंतिम पाठ रहेगा आलो आंधरी। बीबी हालदार का यह पाठ एक वास्तविक घटना से जुड़ा हुआ पाठ है, जिसको पढ़ करके आप लोगों को यह महसूस होगा कि वास्तव में एक स्त्री के जीवन में कितने कष्ट होते हैं। एक स्त्री उन कष्टों से निजात पाने के लिए क्या क्या करती है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती है, इस तरीके की कुछ बातें आपको इस पाठ के अंदर पढ़ाई जाएगी। पाठ थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन पाठ बड़ा ही आनंददायक है, जिसमें कि आपको एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। तो इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका ये पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों को जो बताया ये केवल आपको पुस्तिका संबंधित थी, जिसमें विधान आपकी रहेगी 10 अंक की पुस्तक, ये तीनों चैप्टर आपके 10 अंक के रहेंगे। बाकी आप लोगों की जो आरोप पुस्तक है, आरोप पुस्तक आपकी रहेगी 3 अंक की, 30 अंक की, सॉरी। इस 30 अंक में 15 अंक आपके गद्य खंड से और 15 अंक आपके पद्य खंड से इस तरीके से शामिल किए जाने हैं।
अब बात करता हूं मैं व्याकरण की। तो आपके में व्याकरण को लेकर के आपके में जो सिलेबस है वह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले अपठित गद्यांश अर्थात वही निबंधात्मक रूप से आपसे गद्यांश दिया जाएगा, उससे संबंधित छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्नों की संख्या होगी 10, अर्थात 10 नंबर का हमारा अपठित गद्यांश आएगा। अपठित काव्यांश रहेगा आपका 5 अंक का। अपठित काव्यांश कितने अंक का रहेगा बताओ? 5 अंक का। इसके बाद दृश्य लेखन आपको कोई घटना या फिर किसी चित्र के माध्यम से आपको एक दृश्य दिया जाएगा, उस दृश्य को देख करके आपको लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में उसका लेखन करना होगा, अर्थात उसकी रचना करनी होगी बड़े सुंदर तरीके से, समझदार तरीके से। अब बात करें हम दृश्य लेखन की, पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन में मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र पढ़ने हैं आपको। औपचारिक पत्रों में क्या होता है, अनौपचारिक पत्रों में क्या होता है, या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। औपचारिक पत्र वो होते हैं जिनके अंतर्गत हम व्यक्तिगत विचारों को शामिल नहीं कर सकते, जिनके अंतर्गत हमें एक फाउंडेशन में अपनी लेखनी चलानी होती है, जिसके अंदर केवल और केवल हम औपचारिकता पूर्ण बातें ही लिख पाते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकता की पूर्ति करवाते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत हम हमारे हृदयगत बातों को, हृदयगत विचारों को स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, अर्थात सामने वाले व्यक्ति के सामने हम अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन अर्थात हम जो व्यवहार में पत्र लाते हैं, जैसे प्रतिवेदन ले लीजिए, आप कार्यसूची ले लीजिए, कार्यव्रत ले लीजिए, इनसे संबंधित भी आप लोगों का एक 5 अंक का प्रश्न आएगा। वह भी आपको तरीके के साथ अच्छे तरीके से हल करना होगा। फिर आपका शब्दकोश से संबंधित प्रश्न पूछ जाएंगे। ये व्याकरण का टॉपिक है। किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आपके सामने ये लिख दिया कमल, तो कमल जो शब्द है ये शब्दकोश के अनुसार कैसा शब्द है, इसको आप शब्दकोश के अनुसार विश्लेषण करके समझाइए। तो कैसे करोगे आप बताओगे? के प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस ले और प्लस ए, इस तरीके से हम लोगों को शब्दकोश से संबंधित जानकारियां बताई जाएंगी। आप लोगों को छठे पॉइंट शब्दकोश के बाद व्याकरण का अंतिम पॉइंट रहेगा आपका जनसंचार का माध्यम। अब जनसंचार के माध्यम आप जानते हो कि हम लोग रेडियो, टेलीविजन, अखबार आदि इन चीजों से क्या करते हैं? संचार करते हैं। संचार करने के माध्यम इनके अलावा हम स्वयं भी होते हैं, अर्थात मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, आप अपने विचारों को मुझ तक पहुंचा सकते हो, तो ये भी हमारा एक संचार का माध्यम है। इस तरीके के माध्यमों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिनमें कि आपके 2 और 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5 अंक का एक टॉपिक रहेगा। आप लोगों को जो मैंने यह पाठ्यक्रम बताया है, यह पाठ्यक्रम भली बात आपने समझ लिया होगा, आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक बार इस पाठ का इस पूरे पाठ्यक्रम का अंतिम चरण में एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को क्लियर रहे। सबसे पहले आप क्या करोगे? पाठ्यक्रम 2020 लिखोगे, फिर आप अपनी पुस्तिका लिखोगे आरोप पुस्तिका के अंदर आप लिखोगे काव्यखंड और गद्यखंड। काव्यखंड और गद्यखंड लिखने के बाद 15 अंक इनके सामने करोगे, फिर अपने चैप्टरों के नाम लिखोगे, फिर इधर अपने चैप्टरों के नाम लिखोगे। इस तरीके से आपका यह आरोप पुस्तिका का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप विधान का लिखोगे, विधान में आप 3 चैप्टर को ऐड कर दोगे, ओके। फिर व्याकरण का लिखोगे। इस तरीके से आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अपनी कॉपी में लिखोगे। अब देखिए टोटल किया जाएगा तो यह पाठ्यक्रम कितने अंक का हो रहा है? 30 अंक की हमारी विधान पुस्तिका, यस 30 अंक की हमारी आरोप पुस्तिका, 10 अंक की हमारी हो गई विधान पुस्तिका, विधान। व्याकरण कितने अंक की हो गए बेटा? देखो आप 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 5 25 और 5 30, 30 और 10 40 अंक की हमारी हो गई व्याकरण। इस तरीके से आपको 40 और 10 50, 50 और 30 80 अंक का आपका यह पाठ्यक्रम हो गया, जो कि लिखित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात आती है 20 अंक की। तो 20 अंक के आपके रहेंगे बेटा ASL। इस ASL में क्या रहेगा? आपके श्रवण और वाचन, अर्थात सुनना और बोलना। जैसे मैं भी बोल रहा हूं आपके सामने, तो मेरी बातों को सुन करके आप लोगों ने कितने प्रश्न बनाए और कितने उत्तर ढूंढे और कितने तरीके से उसको समझ सके, तो यह आपका होगा श्रवण कौशल। अर्थात जब वक्ता की बात को
सामने बैठा हुआ व्यक्ति ध्यान से सुनता है और सुनकर के समझता है तो वह होता है उसका श्रवण कौशल। वाचन, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई वक्ता बोलता है, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई वक्ता बोलता है तो बोलते समय जब वह एक सही शब्दावली का यूज करे तो वह होता है क्या, वाचन कौशल। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से ये श्रवण और वाचन, ये दो कौशलों पर आधारित आप लोगों को ASL के प्रश्न दिए जाएंगे जिनको कि आप लोग हल करेंगे। इसके बाद आपका 10 अंक का परियोजना का कार्य रहेगा, अर्थात आपको फाइल बनानी होगी जिसमें कि आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके बारे में आप विस्तार से वर्णन करोगे। तो 5 अंक आपका श्रवण कौशल, 5 अंक आपका वाचन कौशल और 10 अंक आपका रहेगा परियोजना। इस तरीके से आप लोगों का 20 अंक का यह ASL का पाठ्यक्रम होगा। तो 20 और 80 अगर हम बात करें तो टोटल आपका 100 नंबर का ये पाठ्यक्रम रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आपका यह पाठ्यक्रम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब बात करूं मैं आप लोगों से इस पाठ्यक्रम से हट करके हमारी पढ़ाई की कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बातें पढ़नी है। तो आप लोगों को उनके विषय में मैं एक बार जनरली बता देता हूं कि जुलाई माह में हम सबसे पहले, जुलाई माह के अंदर हम सबसे पहले जो हमारा पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ है कबीरदास। वह कौन सा पाठ है विद्यार्थियों, कबीरदास। कबीरदास हमारे किस प्रकरण में शामिल है, वैल्यू पद्य भाग में। कौन सी पुस्तक में शामिल है, आरो में। आप लोगों को ये सभी बात ध्यान से रखनी है। कौन सी पुस्तक है आपकी, आरो। तो आरो पुस्तक में आपके गद्य और पद्य 2 भाग स्टार्ट हुए हैं, जिनमें से आपका जो पद्य भाग है अर्थात काव्यखंड, इसमें हम पढ़ेंगे कबीरदास जी को। इसको पढ़ेंगे कबीरदास जी को। सबसे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो हमारे पद्य भाग से स्टार्ट होगी जिसमें आपका चैप्टर रहेगा कबीरदास। देखिए कबीरदास जी के बारे में हम जब पाठ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इनके परिचय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, परिचय के बारे में। क्योंकि आपको इस 11वीं क्लास के अंदर पाठ पढ़ने के साथ साथ लेखक और कवि के परिचय पर विशेष ध्यान रखना होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है आपके 11वीं क्लास में लेखक और कवि परिचय भी शामिल किए गए हैं, अर्थात उनका भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इनको ध्यान से सुनेंगे। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी की अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो सामान्य चर्चा यहाँ पर करते हैं, बाकी विस्तार से हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग सक्रियता के साथ अनुशासनात्मक तरीके से मेरे इस वीडियो से जुड़े रहे। मैं कबीरदास जी के जीवन परिचय की कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी विद्यार्थियों के सामने एक बार बताने जा रहा हूं। देखिए हमारे कवि कबीरदास, कौन, कबीरदास जी। कबीरदास जी आपको पता है एक भक्ति काल के जो कवि थे, भक्ति काल के जो कवि थे उनमें कुछ कवि संत कवि हुए। कैसे कवि हुए, संत कवि हुए। तो संत कवियों में भी आपको पता है कि हमारे जो निर्गुण कवि थे, संत कवियों में जो निर्गुण कवि थे, उन निर्गुण कवियों में सबसे पहले किस कवि का स्थान आता है, वैल्यू। सबसे पहले स्थान आता है कबीरदास जी का। किसका स्थान आता है, कबीरदास जी का। देखिए भक्ति काल में आपको पता है सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार के कवि मिले। सगुण कवि कौन से होते थे, जो ईश्वर भक्ति में, मूर्ति पूजा में, अर्थात जो ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजते थे। निर्गुण कौन से कवि हुए, जो कि अपने हृदय आत्मा के साथ जुड़ करके ईश्वर की पूजा हर वस्तु में ढूंढते थे। दीवार में भी भगवान है, धरती में भी भगवान है, पेड़ में भी ईश्वर है, हमारे हृदय में भी ईश्वर है, हमारी वाणी में भी ईश्वर है। अर्थात ऐसे जो कवि थे वो सभी कवि क्या कहलाए, निर्गुण कवि कहलाए। तो भक्ति काल के संत कवियों में से हम निर्गुण कवियों में से पहला स्थान किसको देंगे, कबीरदास जी को। कबीरदास जी का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1398 ईस्वी में। कब हुआ था, 1398 ईस्वी में, 1398 में कबीरदास जी ने जन्म लिया। कबीरदास जी की बात करें तो कबीरदास जी की प्रमुख रचनाओं में बीजक का नाम आता है।
बीजक। बीजक। अब आप सोच रहे होंगे कि कबीरदास जी ने बीजक लिखी होगी। नहीं, कबीरदास जी ने इस ग्रंथ को नहीं लिखा। कबीरदास जी ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कबीरदास जी ने तो कभी कागज और कलम को हाथ ही नहीं लगाया। कबीरदास जी ने कभी कागज और कलम को हाथ ही नहीं लगाया। तो कबीरदास जी का जो ये ग्रंथ है, अर्थात कबीरदास जी की जो वाणी है, कबीरदास जी की जो विचार थे, उन वाणी उन विचारों को इसमें लिखा गया है, बीजक में। और यह लिखा है उनके शिष्य, उनके शिष्य किसने? वेरी गुड, धर्मदास ने। किसने लिखा है? धर्मदास ने। उनके शिष्य धर्मदास ने, उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक ग्रंथ में इनकी वाणी को, इनके विचारों को लिखा है। कहा जाता है कि जो कबीरदास जी है, वो कबीरदास जी बिल्कुल सटीक बोला करते थे, अर्थात गलत को गलत और सही को सही कहने में हिम्मत रखा करते थे। आज हम क्या है? आज हमें हमारा स्वार्थ जहां दिखाई देता है, अब वहीं पर अपनी बातों को चेंज कर देते हैं, अर्थात हम जो कुछ बोलना चाहते हैं उसको बदल देते हैं। लेकिन कबीरदास जी क्या थे? अपने बात को खरी बोलते थे। इसीलिए उन्हें क्या कहा गया था? वाणी का डिक्टेटर। क्या कहा गया था? वाणी का डिक्टेटर। आपको यह बात भी अच्छे से ध्यान में रखनी है, कबीरदास जी को क्या कहा गया था? वाणी का डिक्टेटर। वाणी का डिक्टेटर किसे कहते हैं? जिसको कि बोलने में अपने आप को तानाशाही महसूस करता हो, अर्थात बोलने का तानाशाह। कैसे? मेरे को कुछ गलत लग रहा है तो मैं उसको तुरंत टोकूंगा, उसका विरोध करूंगा, तभी जाकर के मैं वाणी का डिक्टेटर कहलाऊंगा। अब आप लोगों को पता है, एक बार क्या हुआ? कबीरदास जी जा रहे थे अपने गांव से, अचानक से उन्होंने देखा कि लोग मंदिर में जाकर के और मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति को अगरबत्ती लगा रहे थे, दूध चढ़ा रहे थे, फल चढ़ा रहे थे, और उनके सामने एक गरीब व्यक्ति बैठा था। वो बैठा बैठा व्यक्ति लोगों के सामने हाथ फैला रहा था, और हाथ फैलाते हुए वह व्यक्ति जब सबसे कुछ मांग रहा था, तो मांगते हुए उस व्यक्ति को किसी ने कुछ नहीं दिया, उस व्यक्ति को किसी ने कुछ नहीं दिया। और क्या किया? उसको छोड़ करके भगवान की पूजा में लग गए। उस समय भी कबीरदास जी ने इस बात को रखा और सबको टोका कि आप पत्थर की पूजा कर रहे हो और इस जीती जागती तस्वीर को भूखा रख रहे हो। तो कल हम ऐसी ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे इस कबीरदास जी प्रकरण को पूरा पढ़ेंगे। कबीरदास जी वाणी डिक्टेटर क्यों कहलाते थे, उनके जीवन परिचय से संबंधित काफी सारी बातें और उनके पाठ से संबंधित पदों। तो आज के लिए धन्यवाद। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से सुन करके, समझ करके और अपनी कॉपी में नोट करें।